हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्कूल अड्डा में। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में पूरा ध्यान दे रहे होंगे। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, पिछले क्लास में पढ़ा था, परमेय संख्या तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अपरमेय संख्या के बारे में। इसके बारे में अपरमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं, क्योंकि अपरमेय संख्या से संबंधित जो है बहुत सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो परमेय और अपरमेय संख्या से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसे भी हम देख लेंगे। देखते हैं कि परमेय संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल, इसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। थोड़ा आवाज़ आज फंस रही है, क्योंकि आज दिन से ही पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं। चले, फिर भी आपका क्लास देना ज़रूरी है, इसलिए क्लास नहीं बाधित किए हैं, नहीं रोके हैं। आवाज़ पूर्णतः सही ढंग से आ नहीं रही है, फिर भी अगर त्रुटि हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी है सभी बच्चों से। बोलने में कहीं कहीं परेशानी आज हो जा रही है, क्योंकि आवाज़ फ्रेशली नहीं आ रही है। चले देखते हैं अपरमेय संख्या के बारे में। परमेय संख्या के बारे में तो पढ़े, रैशनल नंबर। अपरमेय संख्या के बारे में देखते हैं, इसे क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। अब इसका डिफिनेशन हम देखेंगे कि ऐसा या ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। सॉरी, क्या बोलेंगे? p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, या p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसे लिखते हैं, सबसे अच्छा होगा कि ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं। p और q क्या है? p और q पूर्णांक हैं, और q इजकल टू नॉट जीरो, और q इजकल टू नॉट जीरो हो। जैसे क्या हो जाएगा? तो जैसे हो जाएगा √2, √3, √5, या √7/5, या 2/√5। इस प्रकार की जो संख्याएं होगी वो अपरमेय संख्या कहलाएगी। इस प्रकार की संख्याएं अपरमेय संख्या कहलाएगी। अब देखिए, अब क्या होता है, अब इससे संबंधित क्वेश्चन भी रहते हैं। आपको ऑप्शनों में 4 ऑप्शन में से एक को ऑप्शन ढूंढना होता है। या तो परमेय संख्या के बारे में कहा जाएगा, या फिर अपरमेय संख्या के बारे में कहा जाएगा। तो अगर ऑप्शन एग्जाम में अगर पूछा जाता है परमेय संख्या से रिलेटेड या फिर अपरमेय संख्या से रिलेटेड,
तो क्वेश्चन को पढ़ करके हम अच्छे ढंग से जवाब देने का प्रयास करेंगे कि आखिर किसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जैसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से संख्या अपरमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरमेय संख्या है, तो 4 ऑप्शनों में से हमें क्या करना है, अपरमेय संख्या ढूंढना है। उससे पहले हम कुछ देख लेते हैं, कुछ बातें, कुछ थॉट्स देख लेते हैं। क्या होता है कि 2 अपरमेय संख्याओं का, 2 अपरमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा 2 अपरमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या होता है। 2 अपरमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। जैसे बात किया जाए तो √3 गुने √3, इसको अगर तोड़ के लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, रूट के अंदर में 3 गुने 3, अर्थात इसका वर्गमूल हो जाता तो 1 3 हो जाता है। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या का उदाहरण आ जाता है। उसी प्रकार अगर लिखा जाए √3 बट्टे क्या, √3 बट्टे 4 गुने √3 बट्टे क्या 4, इसको अगर लिखते हैं तो ये दोनों भी अपरमेय संख्या है। लेकिन अगर हम इसका गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा हमारा परमेय संख्या ही होगा। तो 3 गुने 3 लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर 2 संख्या क्या है, दोनों रूट में है। अगर गुना के क्रम में हो तो इसको हम एक रूट के अंदर दोनों संख्याओं का गुणनफल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौका है ना, क्या होगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि 1 3 क्या होगा, वर्गमूल के रूप में बाहर चला आएगा। तो 3 बट्टे क्या होगा 16 हो जाएगा। जो 3 बट्टे 16 भी क्या है, परमेय संख्या का उदाहरण है। क्या है, परमेय संख्या का उदाहरण है, या फिर परमेय संख्या, ये 3 बट्टे 16 जो है ये परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 अपरमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परमेय संख्या होता है। क्या होता है, हमेशा परमेय संख्या होता है। आगे हम इसको देखेंगे, आगे हम देखेंगे क्या, आगे हम देखते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा योगफल की बात किया जाए, गुणनफल नहीं, गुणनफल तो लिखा चुके हैं। 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल कभी अपरिमेय संख्या होता है, कभी अपरिमेय संख्या होता है तो
कभी परमेय संख्या होता है। जैसे अगर बात किया जाए, जैसे 3 प्लस रूट अंडर 2, अगर इसको हम जोड़ते हैं 3 प्लस रूट अंडर 2 के साथ, अगर इसको हम जोड़ते हैं, इस दोनों संख्या के साथ इसे हम जोड़ते हैं, तो जोड़ने के क्रम में हमारा क्या आ जाता है, अगर इसको हम जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो 3 प्लस क्या होगा, रूट अंडर 2 प्लस 3 प्लस रूट अंडर 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो क्या होगा, जोड़ लेंगे तो ये मिला के क्या हो जाएगा, 3 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस रूट अंडर 2 और रूट अंडर 2, तो इसको हम कह सकते हैं 1 रूट अंडर 2, और यहाँ भी कह सकते हैं 1 रूट अंडर 2। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2 रूट अंडर कितना, 2। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो हो गया वो इसका उदाहरण हो जाता है। तो अपरिमेय संख्या का उदाहरण हो जाता है। अब अगर बात किया जाए नेक्स्ट पे, अगर बात किया जाए दूसरे पे अगर देखा जाए, बात किया जाए तो एक लेंगे क्या, 3 प्लस रूट अंडर 2, और उसके बाद इसी को जोड़ते हैं कितना के साथ, तो 3 माइनस रूट अंडर 2 के साथ अगर जोड़ते हैं तो 3 प्लस क्या होगा, रूट अंडर 2 होगा। हम छोटी कोष्ठ को हटा लेंगे यानी तोड़ लेंगे। अब तोड़ने के बाद क्या आ जाता है, 3। अब देख लीजिए, अब यह आ जाएगा 3 माइनस कितना, रूट अंडर 2 आ जाएगा, इतना होगा। और तब इसके साथ हमें क्या करना है, जोड़ना है, तो ये दोनों तो कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस में रूट अंडर 2 है और एक क्या है, माइनस में रूट अंडर 2 है। तो दोनों को क्या कर लेते हैं, काट देते हैं। प्लस और माइनस कॉम्बिनेशन में रहेगा इस प्रकार, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और कटने के साथ साथ क्या हो जाएगा, कटने के साथ साथ ये 3 और 3 क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 3 और 3 क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो ये हमारा 6 जो है वो कैसी संख्या है, तो 6 जो हमारा है वो परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी हम दो अपरिमेय संख्या का योग करते हैं तो कभी परिमेय संख्या होता है तो कभी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। चलिए आगे हम देखते हैं। इसमें कहीं से कोई कठिनाई नहीं उत्पन्न हो रही होगी किसी बच्चों को। दो अपरिमेय संख्याओं का योग या योगफल कभी अपरिमेय संख्या होता है तो कभी परिमेय संख्या, कभी परिमेय संख्या, कभी क्या लिखेंगे, कभी परिमेय संख्या, कभी परिमेय संख्या, इस तरह से लिख सकते हैं। है नहीं होगा, वहां पर हटा दिए हैं। तो दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल कभी अपरिमेय संख्या होता है तो कभी परिमेय संख्या, तो कभी परिमेय संख्या। अब जैसा कि देख लिए हैं यहाँ पे कि दो अपरिमेय संख्या का योगफल किए हैं तो एक बार अपरिमेय संख्या आया है और दो अपरिमेय संख्या का पुनः योग किए हैं तो एक बार परिमेय संख्या आया है। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जब भी हम दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं तो योग करते हैं, गुणा नहीं सॉरी योग करते हैं तो उसका रिजल्ट कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय आता है। आगे देखते हैं कि क्या कि परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। जैसे अगर बात किया जाए
तो यहाँ पर क्या होगा, रूट अंडर 2 प्लस 5, एक अपरमेय संख्या और एक परमेय संख्या, दो संख्या लेते हैं तो एक रूट अंडर 2 हो जाता है और एक रूट अंडर एक 5 हो जाता है। जब दोनों का योग करेंगे तो योग करने के बाद क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है, अपरिमेय। अगर इसको अलग अलग करके लिया जाए, जैसे जैसे अगर बात किया जाए रूट अंडर 2 कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या। उसके बाद 5 की अगर बात किया जाए तो कैसी संख्या है, परमेय संख्या। अगर इस दोनों को जोड़ दिया जाए, जैसे रूट अंडर 2 और प्लस क्या रूट अंडर 5, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, तो सिर्फ और सिर्फ अपरिमेय 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 संख्या अपरिमेय संख्या निकलता है। क्या निकलता है, तो अपरिमेय संख्या निकलता है, सिर्फ और सिर्फ अपरिमेय संख्या निकलता है। या फिर क्या करते हैं कि परिमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरमेय संख्या होता है, हमेशा अपरमेय संख्या होता है। जैसे अगर बात किया जाए तो रूट अंडर 2 गुने 2, तो देखिए तो 2 यहाँ पर क्या होगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा अपरमेय संख्या हो जाएगा, और यहाँ पर इसकी बात किया जाए तो ये क्या, परिमेय संख्या। अब देख लिया जाए, लेकिन दोनों का गुणनफल करते हैं तो 2 रूट अंडर क्या होता है, 2 होता है, अर्थात 2 गुने रूट अंडर 2, तो ये कैसी संख्या, तो ये जो हो जाती है वो अपरिमेय संख्या। ये क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो इस प्रकार हम जब भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुना करते हैं तो कैसी संख्या निकलती है, तो अपरिमेय संख्या निकलती है। अर्थात दोनों का गुणनफल जो होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो क्या आ जाता है, तो वो अपरिमेय संख्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। चलिए, आज तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी पढ़ा रहे हैं। आज सुबह मॉर्निंग टाइम से ही पढ़ा रहे हैं, लगभग 9-10 घंटे से पढ़ा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं लगातार। बीच बीच में कुछ लोगों से विजिट भी करना पड़ जाता था, जिसके कारण आवाज़ भी अच्छी नहीं आ रही होगी, लेकिन क्लास लेना ज़रूरी है रेगुलरिटी के लिए, ताकि सभी बच्चे सही ढंग से पढ़ाई कर सकें और जो हमारा पाठ्यक्रम चल रहा है वो खत्म हो जाए, ताकि हम वास्तविक संख्या के बारे में जो हमें पढ़ना है संख्या पद्धति के अंतर्गत, उस चैप्टर पर हम आसानी से आ जाए। आज हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का जो है ये लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम डायरेक्ट संख्या पद्धति के जितने भी क्वेश्चन हैं उस पर चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब ये हम चलेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या क्या होता है, तो वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर कहते हैं वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या कि जिस संख्याओं का कोई भी मान संभव, जिस संख्याओं का लिखेंगे कि जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव हो, जिन संख्याओं का
कोई भी मान संभव हो तो कोई भी मान संभव हो तो उन संख्याओं को उन संख्याओं को वास्तविक 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 संख्या तो उन संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। वास्तविक संख्या कहा जाता है। जैसे 1/5, उसके बाद क्या आ जाएगा 4.6, या फिर क्या आ जाएगा तो √5 बट्टे कितना 2। इस प्रकार के सभी संख्याएं क्या हो जाएंगे, वास्तविक संख्या कहलाएंगे। अब जैसा कि देखा गया है, अर्थात यहाँ पर माइनस की अगर बात किया जाए तो -1 भी हो सकता है, या फिर -5 भी हो सकता है, या फिर 0.0 अगर बात किया जाए 33, 633, इस प्रकार से भी हम संख्या को ले सकते हैं। इस प्रकार से भी हम संख्या को ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे संख्या क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे संख्या जो हैं वास्तविक संख्या के उदाहरण कहलाते हैं। ये सारे के सारे संख्या जो है वास्तविक संख्या कहलाते हैं, सॉरी उदाहरण नहीं, वास्तविक संख्या कहलाते हैं। और ये सब जो एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, ये सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। अब देखिए वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आती है, तो लिखेंगे कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत आने वाले संख्या ये हो जाती है वास्तविक संख्या के अंतर्गत आने वाले क्या, संख्या। अब जैसे देखा जाए तो पहला अगर बात किया जाए तो पहला आ जाता है प्राकृतिक, पहला क्या आ जाता है, तो पहला आता है प्राकृतिक संख्या। दूसरा आता है पूर्ण संख्या, और तीसरा जो आता है वो आता है पूर्णांक संख्या। चौथा आ जाता है परिमेय संख्या, और पांचवा जो आ जाता है वो अपरिमेय संख्या। ये सारे के सारे जो हैं वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो सारे के सारे वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, और उसके साथ साथ जो है अपरिमेय संख्या और परमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। अब इसी से संबंधित जो है हमें संख्या पद्धति के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चनों का हल करना है, जैसे यूक्लिड विभाजन,
एल्गोरिथम पढ़ने का। इससे हमें मौसा ज्ञात करना है। एक मौसा जो होता है वो भाग विधि से होता है, और एक जो होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, उससे हमें ज्ञात करना है। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर लाइव नहीं हो पाएगी क्लास क्या, और ये जो यहाँ के रेगुलर मेंबर रह चुके हैं, रेगुलर बच्चे हैं, वो सब बच्चे, वो सारे के सारे बच्चे जो हैं व्हाट्सएप के जरिए जो है या सिंपल मैसेज के द्वारा मैसेज कर रहे हैं कि सर लाइव क्लास नहीं होगी क्या, कितने बजे से होगी। तो आज इसके लिए सारे बच्चों से मैं क्षमा मांगता हूं। इसके लिए सभी बच्चों से सॉरी, सभी बच्चों को कि आज लाइव टेक्निकल इशू के कारण नहीं आ पाए हैं। अगले दिन से निश्चित रूप से लाइव जो है हम 7 बजे आ जाया करेंगे। हमारी क्लास जो होगी वो 7 बजे लाइव क्लास ही होगी, और सभी क्लासें कल से जो है 7 बजे से लाइव क्लास ही होगी हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्कूल अड्डा पे। आप सभी बच्चे हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बंधु बांधव को शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी हो पाए। चलिए आगे चलते हैं। एक लास्ट है अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या जिसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं क्या, तो इसमें लिख सकते हैं यदि किसी संख्या का वर्ग, यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो तो ऐसी संख्याएं अवास्तविक संख्या कहलाती है। अवास्तविक संख्या कहलाती है। यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो तो ऐसी संख्याएं अवास्तविक संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं अवास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे √5, √-3, √-4/5, या फिर √11 17। ये सब संख्याएं जो हैं वो अवास्तविक संख्या है, अर्थात इसका कोई भी मान संभव नहीं होता है। इसका कोई भी मान संभव नहीं होता है, या फिर इसका वर्ग जो होता है, संख्या का वर्ग, वो ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार के सभी संख्याएं अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इस प्रकार की सभी संख्याएं क्या कहलाती है? अवास्तविक संख्याएं कहलाती है। आगे फिर हम देखेंगे
आगे हम देखेंगे क्या, आगे हम देखेंगे कि जैसे दो अंकों के संख्याओं का गुणनफल आप आसानी से, अर्थात दो संख्याओं का, दो अंकों के संख्या का गुना जो होता है, आप आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने संख्या के बारे में देख लिया है, जान लिया है। अब हम चलेंगे आगे, दो अंकों के संख्या का गुणनफल कैसे आसानी से हम कर सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। जैसा कि देखिए, दो अंकों के संख्या संक्षिप्त विधि, संक्षिप्त विधि, जैसे ये एक क्या हो गया, 25 हो गया, इसको हमें गुना करना है 27 के साथ। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो सबसे आसान सा तरीका है कि पहले स्टेप में क्या करेंगे, 5 और 7 को गुना करेंगे, तो 7 पचे 35 हो जाता है। हाथ में कितना, यानी हासिल जो हो जाता है वो 3 हो जाता है, उसको 3 को याद रखेंगे। फिर इस दोनों को क्या करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। अब 7 दूना 14 और 5 दूना 10, तो 7 दूना 14 और 5 दूना 10, 14 10 24 और 3 कितना हो जाएगा, 24 3 27, हासिल कितना 2 और 2 दूना 4 और 2 कितना 6। अर्थात इस प्रकार हम 675 गुना करके आसानी से ला सकते हैं। नहीं तो इसको स्टेप बाय स्टेप किया जाए तो समय लग जाता है। अब जैसे देखिए 98 है, इसको हमें 87 के साथ गुना करना है। इसको कैसे गुना करेंगे, तो 8 को 7 बार पढ़ेंगे, 8 सते 56 हो जाएगा, हासिल कितना 5 होगा, हासिल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और फिर हम तिर्यक गुना करेंगे, 9 सते 63 और 5 कितना 68 के 8, हासिल कितना 6। तो ये गुना कर लेंगे और 8 8 64 दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 और 6 6 12 1 13 132। अर्थात 132 का 2 हासिल कितना 13 होगा, 9 8 72 और 72 में 13 को जोड़ देना है। तो कुल मिला के हो जाएगा ये 3 2 5 और 5 और ये कितना 8, अर्थात कितना हो जाएगा, कुल मिला के हमारा 8526 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8526 हो जाएगा। चलिए एक बार पुनः इसको देखते हैं। सबसे पहले इस दोनों को गुना कर लेंगे। पहले स्टेप में 8 सते 56 के 6, हासिल कितना 5 और 9 सते 63, 9 सते 63 और 5 कितना 68, हासिल को भी जोड़ लेंगे। और उसके बाद 8 8 64 इसको भी गुना कर लेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे। तो 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 6 12 1 13, तो 132 का 2 हासिल कितना 13, 9 8 72, 72 3 कितना 75 और 10 कितना हो जाएगा 85 होगा। 85 को लिख देंगे। तो एक स्टेप में हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं पुनः आगे भी इसको देखा जा सकता है। जैसे अगर बात किया जाए तो 99 को कितना से, तो 63 के साथ गुना करना है इस प्रकार, या 99 नहीं लेकर के चलिए हम एक 95 को ही ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, 5 तिया 15 कि 5 हासिल कितना 1 हो गया और कितना 9 तिया 27, तिर्यक गुना करेंगे तो 9 को 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 9 तिया 27 और 1 28, 28 को लिख लेंगे और उसके बाद क्या 6 पंचे 30, 30 को क्या करेंगे 28 में जोड़ लेंगे। तो कुल मिला के हो जाएगा कितना 58। तो 58 के 8 हासिल कितना 5 बचेगा और 9 6 के 54 और 5 कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। अर्थात 5900 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5900 85 हो जाएगा। इस प्रकार इसको हम गुना करके लिख सकते हैं। इस प्रकार हम इसको गुना करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक बार पुनः देख लीजिए, 5 तिया 15 हासिल 1, 9 तिया 27 1 28 के 8 हासिल कितना 2 और 6 पंचे 30,
6 पंजे 30, 6 पंजे 30 हो जाएगा। तो 28 और 30 को जोड़ लेंगे, क्योंकि इस दोनों को तो क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, गुना करना होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते हैं दोनों को, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो गुना करने के बाद जोड़ना होता है। तो 9 27, हासिल वाला एक था 28 और 6 पंजे 30, तो 28 और 30 को जोड़े तो 58, 58 के 8 से कितना 5 हो गया। और फिर लास्ट में क्या करना है, इस दोनों को गुना करना है। तो 9 6 1 54, और 54 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा। तो ये 59 से क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से दो अंकों का गुना कर सकते हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दो अंकों का गुना, दो अंकों का गुना आप सही बच्चों को आसानी से समझ में आ गया। अब जैसे देखिए, अब क्या होता है, एक गुना जो होता है एक गुणनखंड होता है। तो जिस संख्या को हम तोड़ते हैं तो जो टूटने वाला संख्या होता है वो उस संख्या का गुणनखंड कहलाता है। वो उस संख्या क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। और जिस संख्या से हम भाग देते हैं जिस संख्या में, और वह पूरा पूरा कट जाता है, तो वह संख्या उसका क्या कहलाता है, गुणज कहलाता है। क्या कहलाता है, गुणज कहलाता है। तो इसके बारे में भी जान लेना बहुत जरूरी है। इसके बारे में भी क्या है ना, बहुत जरूरी है। जैसे अगर गुणनखंड की, अभाज्य गुणनखंड की बात किया जाए तो हम संख्या को इस रूप में तोड़ते हैं ताकि संख्या टूटने के बाद पुनः वह भाज्य संख्या के रूप में नहीं रहे, अभाज्य संख्या के रूप में रहे। अब जैसे देखिए 18 है, तो 18 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की अगर चर्चा किया जाए तो हम इसको तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ते हैं कितना से, 18 से। तो 2 बार में लगाते हैं तो 9 आ जाता है। फिर कितने बार में, 3 बार में, तो 3 3 9, अर्थात ये क्या आ जाता है, 2 गुने कितना 3, और गुने कितना 3 आ जाता है। तो ये 2 जो होगा वो 18 का गुणनखंड होगा। फिर 3 जो होगा वो 18 का क्या होगा, गुणनखंड होगा। पुनः 3 भी क्या होगा, 18 का गुणनखंड होगा। अर्थात इस रूप में कहा अगर जाए तो 18 का गुणनखंड क्या होगा, 2 3 3, इस तरह से हो सकता है। लेकिन अगर गुणज के बारे में कहा जाए तो 3 का गुणज 18 होगा, 2 का गुणज भी क्या होगा, 18। तो ये अभाज्य गुणनखंड इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आगे संख्या पद्धति के अंतर्गत जो भी चैप्टर है उसमें हमें अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से कहेगा एचसीएफ ज्ञात करें और एलसीएम ज्ञात करें, तो वहां भी 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। या फिर ये भी पूछता है कि इसके जो है कितने गुणनखंड के रूप में अगर तोड़ करके फिर उसका घात पूछा जाता है। जैसे अगर पूछा जाएगा, दे देगा 54 दे देगा, इसको हमें तोड़ना होगा। तो 54 को तोड़ेंगे तो 54 में 3 का घात कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या पूछता है ना, पूछा जाता है। इस तरह से भी क्वेश्चन कि 54 में 3 के कितने घात होंगे। तो एक बार यहाँ पर सबसे पहले तो हम गुणनखंड तोड़ के देख लेंगे। तो 54 में 2 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 27, और फिर 27 में 3 से भाग लगाएंगे तो 9, और फिर कितना 3 से, तो 3 3 9। तो इस तरह से भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए तो 2 गुने क्या हो जाएगा, 3 गुने कितना, 3 गुने कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर घात अगर लिखने की चर्चा अगर होगी तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि 2 और 3 पर पावर कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 बार है इसलिए पावर 3 हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि 3 का घात कितना होगा, अधिकतम घात, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में भी होते हैं, पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह का मेंशन किया है, या इस तरह के एग्जाम्पल को मैं बता रहा हूँ। सभी बच्चे हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल अड्डा को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और उसके साथ साथ इसे शेयर करने का भी काम करेंगे, ताकि सभी बच्चों तक ये अभाज्य गुणनखंड के बारे में जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पहुँच सके। सही बच्चों को ये कम से कम 1 नंबर या 2 नंबर जो होता है, 2 नंबर की बात किया जाए, 2 नंबर और 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव, कुल मिला के 3 नंबर जो है एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो कोई बच्चे का मार्क्स कम नहीं हो, इसीलिए सारे बच्चे इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल अड्डा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब जैसा कि
अब 54 के बारे में हो गया। जैसे अगर रहेगा 100 लिखा हुआ रहेगा और 100 में कहा जाएगा कि इसमें 2 के अधिकतम घात कितने होंगे, 2 के अधिकतम घात कितने होंगे, तो 2 दूना 4 और उसके बाद क्या 4 पंचे 20 अगुने कितना होगा 5, अर्थात 2 को अगर तोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है 2 का घात अधिकतम घात 2 होता है और फिर 5 का अधिकतम घात 2 होता है। लेकिन क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि 2 के अधिकतम घात कितने, 2 के अधिकतम घात कितने होंगे, तो यहाँ पर 2 के अधिकतम घात जो हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हम समझ गए कि अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से निकाला जाता है। संख्या को हमें अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना होता है, भाज्य संख्या के रूप में नहीं। जैसे 18 हो गया, 54 हो गया, 100 हो गया, ये सभी संख्याएं भाज्य संख्या के रूप में है और हमें इसे क्या करना है अभाज्य संख्या के रूप में अर्थात उसके गुणनखंड के रूप में तोड़ना होता है। इससे संबंधित एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलिए अब हम देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन ने यूक्लिड महोदय ने एक प्रमेय दिया जिसका नाम यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय है। अब इस पर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि भाज्य जो होता है वो भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाजक उन्हें क्या होता है भागफल होता है और प्लस क्या होता है शेषफल होता है। क्या होता है शेषफल होता है। तो इसी के बारे में हमें पढ़ना होता है जहां पर भाज्य को ए से डिनोट किया जाता है और उसके बाद जो है भाजक को बी से और उसके साथ साथ है ना क्यू को भागफल से और आर को शेषफल से डिनोट किया जाता है यहाँ पे। और ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है आर होता है। हम इसको इस प्रकार तोड़ते रहते हैं जब तक कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा जब भी अगर मौसम पूछा जाता है तो हम इसको इस प्रकार तोड़ते रहते हैं जब तक कि शेषफल हमारा शून्य न हो जाए। जब अगर शून्य हो जाता है तो जो हमारा भाजक होता है वही हमारा क्या हो जाता है मौसा हो जाता है अर्थात एचसीएफ हो जाता है। वही क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है। हर साल एग्जाम में 90% चांस होते हैं इस तरह के क्वेश्चन को आने का या इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे। अब देखिए इसमें जो होता है ये क्या होता है, यहाँ पर जो होता है वो हमारा भाजक होता है, यानी हम जिससे भाग देते हैं उसे भाजक कहा जाता है और जिसमें हम भाग देते हैं जिसमें हम भाग देते हैं उसे भाज्य कहा जाता है। और उसके साथ साथ क्या होता है जिससे हम गुणा करते हैं भाज्य में लगाने के लिए, यानी संख्या में जोड़ने या फिर वहां पे संख्या में किसके लिए तो हल करने के लिए। तो जो भी संख्या से गुणा करते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको भागफल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है भागफल कहा जाता है। और जो हमारा शेष बचता है उसे क्या कहते हैं शेषफल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं शेषफल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं शेषफल कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जब हम साधारण भाग बनाते हैं तो जिसमें किसी संख्या से भाग देते हैं तो वो हमारा भाजक कहलाता है और जिस संख्या में भाग देते हैं वो हमारा भाज्य कहलाता है। और जिस संख्या से क्या करते हैं भाजक के साथ गुणा करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है भागफल कहा जाता है। और जो शेष बच जाता है उसे शेषफल कहा जाता है। आगे देखिए, आगे हम देखेंगे कि साधारण भाग विधि से मौसा कैसे ज्ञात किया जाता है, क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा महत्व जो है यूक्लिड विभाजन में या उसको उस तरह के क्वेश्चन को बनाने में समझने में उसकी सहायता ली जाती है। इसीलिए हम इसको देखेंगे। जैसे मान लेते हैं 510 है, इसमें हमें कितना से तो इसमें हमें जो है 215 से मौसा ज्ञात करना है। तो देखेंगे इसको तो हम 2 बार अगर गुना करते हैं
तो ये हो जाता है 430 हो जाता है। तो 2 बार में हम आसानी से गुना कर लेंगे क्योंकि 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 15 दूना 30, 2 एकम 2 1 3 और 2 दूना 4। तो ये 0 में से 0 चला गया, एक दाएं पैसा लिया, 11 में से 3 गया तो कितना 8 और ये कट गया। अब ये कितना हो गया 215 हो गया। अब देखिए 80 में 215 से अगर भाग देते हैं तो 3 बार में लगाते हैं तो 240 हो जाता है। तो क्या लगेगा? नहीं। तो क्या करेंगे हम 2 बार में लगाएंगे। कितने बार में लगाएंगे? 2 बार में। तो क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। अब देखिए 5 उतार लेंगे यहाँ पे, 11 में से 6 गया कितना 5। फिर 80 में क्या करेंगे 55 से भाग देंगे तो 1 बार में लगेगा तो 55 एकम 55 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5 और ये 7 हो गया, 7 में से 5 गया 2। 55 में पुनः कितने बार? तो 1 बार लगाएंगे। कितने बार लगाएंगे? 1 बार लगाएंगे। तो ये हो जाएगा या 2 बार। 55 में 25 से अगर लगाते हैं तो 2 बार लग जाएगा। तो 25 दूना कितना हो जाएगा 50। अब देखिए 5 बच गया और ये कितना हो गया 25। तो 5 से 25 में भाग अगर देंगे तो कितने बार में लगेगा? 5 बार में 5 25। क्या होगा यहाँ पे? कुछ नहीं, अर्थात शेष हमारा क्या होगा 0 हो गया। और जब लास्ट स्टेप क्या होता है, शेष का लास्ट स्टेप होता है जहाँ 0 होता है और उससे पहले जो हमारा भाजक होता है जिससे हम भाग देते हैं वही हमारा क्या हो जाता है 900 हो जाता है। क्या हो जाता है? 900 हो जाता है। तो आज जो है हमने इस सब के बारे में, बेसिक के बारे में जाना। अब इसका यूज जो है सबसे ज्यादा उपयोग जो है यूक्लिड विभाजन परिमिका जैसे सवालों को बनाने में, हल करने में इसका काफी ज्यादा महत्व होता है। या इस है ना, इसकी सहायता से हम उसको आसानी से समझ सकते हैं, बना सकते हैं। इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में भाग विधि से 900 यहाँ पर निकालना बताया है ताकि आप लोगों को वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत हो। आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आवाज़ भी उतना सही ढंग से नहीं आ रहा है, बार बार गला फंस रहा है। तो आज का सेशन हम यहीं तक रहने देंगे। अब अगले दिन से हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे कि उसको कैसे हल करते हैं, उसको किस प्रकार से हल किया जाता है। आप हमारे ऑनलाइन स्कूल अड्डा से जुड़े रहें। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो सारे के सारे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और इस चैनल को शेयर करेंगे ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, ताकि इससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, अगले दिन क्लास में देखेंगे। हाँ, कल से जो है, कल से 7 बजे शाम से हमारी जितनी भी क्लास चलेगी, जो भी सब्जेक्ट की क्लास चलेगी ऑनलाइन स्कूल अड्डा पे, वो लाइव क्लास होगी। वो क्या होगी? लाइव क्लास होगी। इसलिए जितने भी छात्र हैं, सारे छात्र जो हैं कल शाम से 7 बजे क्लास करने के लिए आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं सभी बच्चों से अगले क्लास में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।